अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। हमारे पास आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल, जिसको हम एफआईआर से स्टार्ट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन, स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, अरेस्ट, चलान, कोर्ट कॉग्निजेंस, चार्ज फ्रेम, एविडेंस रिकॉर्डिंग, अक्यूज स्टेटमेंट्स, डिफेंस राइट्स, एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, फाइनल आर्ग्यूमेंट, जजमेंट एंड अपील, रिव्यू, रिवीजन। एफआईआर से लेकर अपील तक इन सेक्शंस को देखेंगे। बहुत डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, जस्ट इनको मुख्तसर और प्रिसाइजली देखेंगे, इनके रेलिवेंट लॉज को और इनके रेलिवेंट जजमेंट्स को। ये सेक्शन प्रैक्टिसिंग लॉयर्स के लिए, एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए, जुडिशल एग्जाम या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खासी अहमियत का हामिल होने वाला है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी एक्सेस में रहें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि सीआरपीसी सेक्शन 154 के अंदर मेंशन है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन देने वाला जो भी शख्स होगा, चाहे वो ऑरली ज़ुबानी दे या वो लिख कर दे एप्लीकेशन की सूरत के अंदर, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है या पुलिस ऑफिसर जो उसकी एफआईआर को रिसीव करेगा वो उसको इन राइटिंग लेकर आएगा। इट मस्ट बी इन राइटिंग, कैन बी गिवन ऑरली और रिटर्न, किसी भी सूरत में दी जा सकती है। कंप्लेनेंट गेट्स अ फ्री कॉपी, जो कंप्लेनेंट है, जो कंप्लेन लिखवाने वाला है, उसको इसकी फ्री कॉपी फराहम की जाएगी। एफआईआर से क्रिमिनल ट्रायल का पहला प्रोसीजर स्टार्ट होता है। वैसे यहाँ पर हवाले के लिए बता दूँ कि क्रिमिनल ट्रायल की एक और स्टेज भी है कंप्लेन की सूरत के अंदर, इस्तगासा की सूरत में। वहाँ पर सेक्शन 200 के तहत क्रिमिनल ट्रायल स्टार्ट होता है, उसको भी हम आगे चल के देखेंगे। उसकी भी वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी, सो सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है एफआईआर होने के बाद, अगर जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है तो पुलिस ऑफिसर उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। इन्वेस्टिगेशन का जो सेक्शन है सीआरपीसी के अंदर वो 156 से लेकर 173 तक जो इन्वेस्टिगेशन के डिफरेंट चैप्टर हैं और इनका कंक्लूजन, वाइंड अप और सबमिशन ऑफ कोर्ट के बारे में बताते हैं। ये कुछ सेक्शंस हैं जो हमें इन्वेस्टिगेशन की पावर्स, उसकी तरतीब, उसकी तमाम जो लिमिटेशंस हैं उनके बारे में बताते हैं। पुलिस ऑफिसर जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा उसके बाद वो विटनेसेस की, जितने भी गवाहान हैं, उनकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा 161 के तहत, और देन एविडेंस की कलेक्शन करेगा। जितनी भी एविडेंस है, एविडेंस जो है वो फिजिकल फॉर्म के अंदर है या डिजिटल एविडेंस है, डीएनए, टीम्स, खून, व्हाट्सएवर, जो कुछ जिस तरह की भी कंप्लेन है उसके मुताबिक सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल स्क्रीनशॉट्स, वीडियोस, पिक्स वगैरह एटसेट्रा, उनकी कलेक्शन करके मेमोज को तरतीब देता जाएगा कि जी ये एविडेंस इस तरह की है, ये एविडेंस इस फॉर्म के अंदर है एटसेट्रा। अगर कोई मुल्ज़म अरेस्ट हुआ है इस एफआईआर के बाद तो उसका रिमांड लिया जाएगा मजिस्ट्रेट से, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट से 167 सीआरपीसी के तहत। इसके ऊपर एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है PLD 2010 SC 660, जिसके अंदर फेयर इन्वेस्टिगेशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ अक्यूज एंड कंप्लेनेंट बोथ। जो फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी वो अक्यूज और कंप्लेनेंट दोनों का ही हक है और दोनों के लिए ही बेहतर है ये। अच्छा, ये एविडेंस का एफआईआर हो गई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई, विटनेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई, एविडेंस की कलेक्शन की गई, रिमांड ले लिया, तो उसके बाद रिकवरीज होंगी। अगर मर्डर केस है तो वेपन की रिकवरी, अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन है या कोई पिक्यूनरी मैटर है, पैसों के मामला है तो वहाँ पर पैसों की रिकवरी, चेक्स की रिकवरी, या अगर चोरी डकैती का मामला है तो वहाँ पर मसरूका माल की रिकवरी, तो व्हाट्सएवर जो भी रिकवरी हो जाएगी। उसके बाद जो तफ्तीशी ऑफिसर होगा, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, वो विटनेसेस की स्टेटमेंट, वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस एंड रिकवरी मेमोज के साथ एक रिपोर्ट मुरतब करेगा, जिसको हम ज़ुबान ज़दाम के अंदर चलान रिपोर्ट भी कहते हैं या उसको हम चलान भी कहते हैं। चलान 173 के तहत मुरतब किया जाएगा, जो कि 14 दिन के अंदर तो इसेंशली है। अगर आप 14 दिन में नहीं दे सकते तो 3 दिन के बाद वजह लिखकर आप बताएंगे कि मैं क्यों नहीं दे पाया। ये तफ्तीशी ऑफिसर के ऊपर लाजिम है, तो वो कोर्ट के अंदर ये चलान रिपोर्ट सबमिट करवाएगा। चलान को देखते हुए कोर्ट ये ऑब्जर्व करेगी कि आया इस चलान के बाद ट्रायल पॉसिबल है या नहीं, मतलब ट्रायल हो सकता है इसका, इतनी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि इस एविडेंस की बिहाफ पर मुल्ज़म के खिलाफ ट्रायल चलाया जा सकता है या नहीं। अगर चलाया जा सकता है तो देन उसका ट्रायल का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। अगर नहीं चलाया जा सकता तो वहीं पर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा मुल्ज़म को। अच्छा, जब उसके पास रिपोर्ट जब अदालत में रिपोर्ट आ जाएगी तो देन कॉग्निजेंस लिया जाएगा, इख्तियार समात। अगर तो मजिस्ट्रेट के पास आया है तो मजिस्ट्रेट 190 के तहत कॉग्निजेंस लेगा कि ये आया, मैं इस केस को सुन सकता हूँ, या फिर सेशन के पास मैं रेफ़र कर दूँ, सेशन जज इस केस की समात करेंगे। अगर तो माइनर ऑफेंसेस हैं तो मजिस्ट्रेट खुद सुनेगा। अगर हीनियस ऑफेंसेस हैं 302, 376 और इस तरह की, जहाँ पर सज़ा जो सज़ाए मौत या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या इन अदर सेंस
या इन अदरवाइज दहशतगर्दी के मामला या नार्कोटिक्स के मामला तो वहाँ पर फिर मजिस्ट्रेट सेशन जज साहब के पास केस को रेफर कर देंगे। इसके ऊपर भी एक जजमेंट है, PLD 2016 SC 951 पेज नंबर है इसका। कोर्ट कैन डिसएग्री विद पुलिस ओपिनियन एंड टेक कॉग्निजेंस इफ इवन पुलिस रिकमेंडेड नो केस। अगर पुलिस चलान में ये भी लिख दे कि कोई केस नहीं बनता, एविडेंस मौजूद नहीं है, विटनेस नहीं है, तो कोर्ट फिर भी इख्तलाफ कर सकती है और पुलिस की इस रिपोर्ट को डिनाई करके दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी, ट्रायल स्टार्ट हो गया, कॉग्निजेंस ले लिया, इख्तियार समात पता चल गया कि सेशन जज का है या मजिस्ट्रेट का। उसके बाद है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, फ़र्द जुर्म आयद करना। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज सिंपल ज़ुबान में अगर समझाऊँ तो मुल्ज़म को ये बताया जाता है, इल्ज़ाम लेको, कि आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दहिंदा ने, कंप्लेनर ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि आपने उसकी मारपीट की है, उसका चोरी किया है, मर्डर किया है या व्हाट्सएवर कुछ भी, तो क्या आपने ये किया है? ये फ़र्द जुर्म आयद करना। मुल्ज़म कहेगा कि नो मैंने नहीं किया, तो अदालत कहेगी ठीक है आपने नहीं किया, तो अब केस को स्टार्ट करते हैं। ये सिंपल अल्फाजों में बताया फ़र्द जुर्म, चार्ज और फ्रेम क्या होता है। ये कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल यही। जैसे आप इंग्लिश में पूछते हैं कि डू यू प्लीड गिल्टी, उर्दू में आप ये कह लें कि क्या आप इस जुर्म का एतराफ़ करते हैं? मुल्ज़म कहता है कि जी नो, बस ये चार्ज फ्रेम हो गया। चार्ज फ्रेम जो है वो अगर तो मजिस्ट्रेट के पास होगा तो 242 के तहत, और अगर सेशन जज के अंदर होगा तो 265D के तहत चार्ज फ्रेम होगा। उसके बाद ट्रायल का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। जज साहब प्रोसिक्यूशन को कहेंगे कि जी मुल्ज़म ने इनकार कर दिया, अगर आपके पास कोई एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है डिजिटल की सूरत में या फिजिकल की सूरत में। यहाँ पर मैं फिजिकल और डिजिटल एविडेंस से एक चीज़ बता दूँ कि मेरी बहुत जल्द इस पर भी वीडियो आने वाली है कि आपने FIR के अंदर किस तरह की एविडेंस को मेंटेन करना है, किस तरह की एविडेंस को आपने पेश करना है जो आपकी FIR को मजबूत बना सके। उसमें फिजिकल एविडेंस का कितना रोल होगा, डिजिटल एविडेंस का कितना रोल होगा, और इन दोनों में से ज़्यादा एडमिजेबल बिफोर कोर्ट कौन सी है, ज़्यादा रिलायबल या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस कौन सी है। सो सब्सक्राइब द चैनल। प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस, अपनी एविडेंस को पेश करेगी कोर्ट के अंदर, जिसको वो थ्रू चीफ एग्जामिनेशन कोर्ट के अंदर पेश करेगी। चीफ एग्जामिनेशन के बाद अक्यूज़ के वकील को राइट दिया जाता है कि आप क्रॉस करें इसके ऊपर, क्रॉस एग्जामिनेशन की सूरत के अंदर। चीफ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन की बहुत सारे मैंने बड़े प्रिसाइजली और तफसील के साथ वीडियोस बनाई हैं कि आपने चीफ कैसे करना है, क्रॉस कैसे करना है। मेरे आप यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाएँ, वहाँ पर आर्ग्यूमेंट स्किल्स को आप निकालेंगे तो उसके अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन की टेक्निक्स, चीफ एग्जामिनेशन की टेक्निक्स, इनके गोल्डन रूल्स, प्रिंसिपल्स, इनके बारे में मैंने बड़ा डिटेल से बताया हो, तो उसको ज़रूर सुनिएगा, वीडियो को बड़ी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अक्यूज़ का फुल राइट है जी क्रॉस एग्जामिनेशन का, तो वो क्रॉस करेगा। देन नेक्स्ट स्टेज हमारे पास है जी स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज 342 के अंदर, CRPC के अंदर स्टेटमेंट अक्यूज अपनी जमा करवाएगा कि जी मैंने जुर्म नहीं किया है। वो स्टेटमेंट उसकी बिहाफ के ऊपर 342 की वकील भी दे सकता है। मुल्ज़म अपनी स्टेटमेंट देगा कि जी मुझ पर ये झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, ये वो, इन ऑल डेट फलां फलां। स्टेज है डिफेंस एविडेंस। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पेश आती, मैंने कभी अपने केसेस के अंदर डिफेंस एविडेंस नहीं करवाई, बट बहुत रेयर एक्सेप्शनल केसेस में ये हो भी सकता है और अक्यूज़ के पास राइट भी है 340 सब सेक्शन 2 के तहत कि अगर वो अपनी कोई गवाही पेश करना चाहता है तो उसको कर सकता है, चाहे वो एविडेंस की सूरत में या विटनेस की सूरत में। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास है फाइनल आर्ग्यूमेंट की। जब यहाँ तक का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ऑनरेबल कोर्ट दोनों वकला को कहते हैं कि जी आप अपने फाइनल आर्ग्यूमेंट जो है वो पेश करें कोर्ट के सामने। फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद आ जाता है जजमेंट का टाइम। जजमेंट सेक्शन 245, 265H और 366 CRPC के तहत जजमेंट जो है उसकी वर्डिक्ट दी जाती है, एदर इक्वटल की या कन्विक्शन की। इक्वटल है या कन्विक्शन है, दोनों में से कोई भी जो अग्रीव्ड पार्टी है वो अपर फोरम पर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील या रिवीजन फाइल कर सकती हैं। जजमेंट के ऊपर हमारे पास एक लैंडमार्क जजमेंट है PLD 1985 SC 62। जजमेंट मस्ट बी रीजन्ड एंड बेस्ड ऑन एविडेंस अड्यूस ड्यूरिंग ट्रायल। जजमेंट जो है वो एविडेंस के ऊपर, विटनेस के ऊपर और रीजनिंग के ऊपर होनी चाहिए बेस। सेंटेंस होने के बाद या इक्वटल होने के बाद अपील का जो फॉरम है वो उससे जो भी अपर कोर्ट होगी उसके पास अपील का फॉरम होगा। अपील के सेक्शन 410, 423 CRPC के अंदर और रिवीजन का सेक्शन 435 और 439 CRPC के अंदर मौजूद है। वीडियो इज कंप्लीट। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होगा किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।